नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बैच में। संभव बुक सीरीज में हम लोग यूपीएससी वाला के भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी विवेचना एनालिसिस के साथ में नोट्स भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने अभी तक जितने भी लेसन्स कराए हैं उसको अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है, नोट्स बनाए हैं। और कोई प्रश्न रहे तो आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाकर के भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं संभव बैच सर्च करके। मूविंग फॉरवर्ड, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर संख्या क्या है दोस्तों? आपकी 24। इससे पहले 23 तक चैप्टर सीरीज जो है वो कंप्लीट है। आज हम इसको शुरू करते हैं। तो टाइटल लगाइए सभी। टाइटल है दोस्तों आज आपका जलवायु परिवर्तन और प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, कहने को चीजें बहुत सिंपल है, अगर हम चाहें तो हम इसको 5-10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटायर टॉपिक जो है, जैसे इसका स्टैटिक हम लोग कर चुके हैं कि भाई जलवायु क्या है, ग्रीन जो आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी दूसरा भाग आता है इसका करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कई ट्रीटीज हैं, आईपीसीसीज हैं, है ना। भारत सरकार भी एसडीजीज के लिए कई सारे जो है कार्य कर रही है। सो इन अ वे इस पे जो प्रश्न बनेंगे ना, मैं ये कह सकता हूं कि 90% प्रश्न जो है वो कैसे बनेंगे दोस्तों? करंट अफेयर बेस्ड बनेंगे। 10% प्रश्न जो बन सकते हैं, चाहे आप मुख्य परीक्षा में भी लिखना चाहोगे ना तो भी 10% खाली स्टैटिक लिख पाओगे। 90% सारा का सारा क्या है? करंट अफेयर। और करंट अफेयर हम लोग सुबह कब कर रहे हैं? 9 बजे कर रहे हैं। 9 AM डेली जो है इसी यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लास लाइव हो जाती है। करंट अफेयर का पूरा टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वगैरह माइंड मैप्स भी मिलता है, तो अच्छे से पढ़िए, सीखिए। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। मात्र 30-40 मिनट का ये लेसन है, पर जिसने समझ लिया ना आंसर लिख पाएगा, और जिसने नहीं समझा फिर हाँ, बाकी बिहारी की जय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें, इस पूरे के पूरे जैव मंडल की, मैं बायोस्फीयर की बात करता हूँ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब का वह क्षेत्र जो जीवन को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स लाइफ इज बायोस्फीयर। अगर मैं पृथ्वी को एक जैव मंडल के रूप में परिकल्पित करूं तो यहाँ पे लगातार जीवन को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस जो है वह प्रभावित होती जा रही है। चाहे तापमान का, वैश्विक तापमान का बढ़ना हो, चाहे CO2 की सांद्रता बढ़नी हो, चाहे प्रदूषण का बढ़ना हो, चाहे हमारे पास में कई सारी आपदाएं जो मानव जनित व प्रकृति जनित आपदाएं हमें देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान में इन सब चीजों को हम जलवायु परिवर्तन के साथ में जोड़ करके देखने की चेष्टा करते हैं। जलवायु परिवर्तन अगर आपको लिखने की जरूरत पड़े तो कैसे लिखेंगे? क्या यह मेरे जिले, राज्य या देश की समस्या है? नहीं भैया, यह एक वैश्विक चुनौती है। दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज। कैसा चैलेंज है दोस्तों? ये ग्लोबल चैलेंज है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है पृथ्वी पे, चाहे वो समुद्री जीवों की, कोरल रीफ्स की बात कर लूं मैं, चाहे मेरे जंगल वनस्पति की बात कर लूं मैं, चाहे मैं ग्रामीण और शहरी इकाइयों की बात करूं, चाहे मैं खेती की बात करूं, हर चीज यहां प्रभावित हो रही है दोस्तों। और प्रमुख कारण बताया जा रहा है ग्रीन हाउस एमिशंस, हरित ग्रह प्रभाव जन्यकारी जो गैसेस है उनका उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण, उसका कारण बताया कि सर इसके उत्सर्जन के पीछे औद्योगिकरण है, वनों की कटाई है, जीवाश्म ईंधन, आप ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल कोयला यूज कर रहे हैं, इसके कारण ग्रीन हाउस उत्सर्जन ज्यादा है, और उसके कारण आपको पारिस्थितिकी तंत्र पे प्रभाव देखने को मिल रहा है, और यही जलवायु परिवर्तन कहला रहा है। अब यहां पे जलवायु परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे पास में पूरे विश्व में, तो मेरे जो पोलार एरिया है वहां पे ग्लेशियर्स हैं, पिघलने लग जाएंगे। जब ग्लेशियर्स में जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? सर बढ़ने लगेगा। इसके उपरांत यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, सर इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमने ऑलरेडी जाना कि सर मॉनसून है, इसके अलावा एनसो जैसे इवेंट हमने पढ़े। एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा? और इसके कारण कभी अतिवृष्टि है तो कभी अनावृष्टि है। तीसरी चीज हमको पता होना चाहिए, तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरिया में, तो जो हमारे तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो क्या तटमग्न, जलमग्न हो जाएंगे तट? अच्छा, वहां पे क्या बढ़ते हुए तापमान के कारण चक्रवात आ सकते हैं, और चक्रवात की परिस्थिति के अंतर्गत बारिश देखने को मिलेगी, है ना, सी सर्ज देखने को मिलेगा, तेज हवाएं देखने को मिलेगी। क्या ये जान और माल, लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है? एग्जैक्टली सर। तो ये पोलर एरिया क्या, ट्रॉपिकल एरिया क्या, और कोस्टल एरिया क्या, ये हर एरिया को प्रभावित करता है दोस्तों। अब
बात है ये कि जो यहाँ प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम परिभाषा में लिख सकते हैं क्या कि एग्जैक्टली जलवायु परिवर्तन है क्या? अगर मुझे एक तटस्थ, एक बहुत ही काम की परिभाषा लिखनी हो तो मैं जाऊंगा सीधा संयुक्त राष्ट्र की एक संस्थान यूएनएफसीसीसी। सीसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक समग्र है ना। सो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य ये बताया जा रहा है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए अगर तापमान और मौसम पैटर्न में बदलाव है जो कि प्राकृतिक और मानवीय कारकों से है तो इसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जबकि आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या कहता है दोस्तों? यह कहता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव जान गतिविधियों के कारण जलवायु में होने वाला कारण, तो जलवायु परिवर्तन तो सीधा है कि जलवायु में परिवर्तन, पर किसके कारण हुआ? कुछ नेचुरल प्रोसेसेस इंपैक्ट हो गई, कुछ मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण हो गया। तो ये दोनों ही यूएनएफसीसी और आईपीसीसी की चीजें समझ पाए आप लोग, और दोनों में ही प्राकृतिक और मानवीय कारकों की बात सामने आ रही है दोस्तों। अच्छा, लगातार क्या होगा फिर? ध्रुवीय क्षेत्र में जो ग्लेशियर्स है, क्या वो ग्लेशियर्स लगातार गर्मी में बढ़ करके टूट करके पिघलना शुरू होंगे, और यही बर्फ, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स जब ये पिघलने लगेगी समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। सो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के एविडेंस के रूप में क्या देखने को मिलता है? किस चीज से हमें पता चलता है कि देखो वो जलवायु परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसको हम वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। सर अभी हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, राइट? वर्ष 2001 से 99 तक जो है ये 21वीं शताब्दी है। सर 20वीं शताब्दी कौन सी थी? वर्ष 1901 से 1999 तक, यह 20वीं शताब्दी थी। अब सर 19वीं शताब्दी कौन सी थी? वर्ष 1801 से 1899। ये जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है ना, इसको हम लोग कहते हैं 19th सेंचुरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 19वीं शताब्दी। सर अगर आप याद करेंगे तो ये वही समय है जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और उसी औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी कल कारखानों, उसी ईंधन के, कोयले के, पेट्रोल डीजल के, जीवाश्म ईंधन के जलने के फलस्वरूप क्या हुआ? आपकी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस कारक जो गैसेस है उनका उत्सर्जन, उनका एमिशन बढ़ा। सो यहां पिछले 40 वर्षों में अब सबसे अधिक तापमान वृद्धि दर्ज की जा रही है, क्योंकि अब पिछले 40 वर्षों में ऐसा क्या हुआ है? अभी हम बात करें 2020-25 की, 40 वर्षों में चले जाए तो 1970-80 की बात कर रहे हैं हम लोग। सर 1970-80 के आसपास में देखा होगा कई सारे कंट्रीज पहले उपनिवेशवाद की चपेट में थे। कच्चा माल वहां से लिया जाता, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो है वहां पे प्रोड्यूस किया जाता, जो फाइनल प्रोडक्ट है, और वापस ला करके इन देशों के अंतर्गत 10 गुना भाव पे उसे बेच दिया जाता था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, है ना। जैसे भारत की बात करें 1947 में आजाद तो हो गया, पर ये महारत्ना, मिनी रत्ना इंडस्ट्रीज क्या कोई खास डेवलप हो पाई हमारे भारत में? क्या औद्योगिकरण उस लेवल तक पहुंच पाया दोस्तों? प्रश्न पूछने लायक है। सो हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए ना, कहने को तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है टेम्परेचर जो है औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, पर पिछले 40 वर्षों से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो फ्री कंट्रीज है वो भी तो कोशिश कर रही है, वो भी तो पुश कर रही है। हमारा पाकिस्तान, हमारा बांग्लादेश, हम भारत, हम श्रीलंका, हमारा मालदीव, हमारा भूटान, हमारा नेपाल, हमारा अफगानिस्तान, सारे देश जो भी जैसे जैसे फ्री होते जा रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम भी औद्योगिकरण में आगे बढ़े, हमारी भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अच्छी हो, हमारी भी जीवन स्तर अच्छा हो, हम भी वैश्विक तरीके से स्ट्रांग हो पाए। तो ये करने के लिए ईंधन जलाना होगा। ईंधन कहां से आ रहा है? लकड़ी से, कोयले से। ईंधन कहां से आ रहा है? पेट्रोल से, डीजल से। क्या इन सभी के जलाने के फलस्वरूप कार्बन रिलीज होता है? क्या कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है? हरित ग्रह इफेक्ट कॉज करता है? क्या इससे तापमान बढ़ेगा? यस। तो आप समझ में आया कि सर कहने को तो 19वीं शताब्दी से लेकर के औसत वैश्विक तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है, पर पिछले 30-40 वर्षों पे अगर मैं देखूं तो अब तापमान वृद्धि, अब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा दर्ज हो रही है। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा?
हमारे ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक, एंटार्कटिक पे जमी हुई बर्फ, ग्लेशियर जो है ये क्या, ये पिघलना शुरू होगी। और जब ये पिघलेगी, जैसे एंटार्क्टिका हो चाहे ग्रीनलैंड हो, यहाँ पे बर्फ की बहुत ही मोटी परत है, क्योंकि वो कई सैकड़ों हजारों वर्षों की बर्फ जो है वो जमी हुई है। इवन मैं ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर भी जहाँ ग्लेशियर्स है, जैसे हिमालय है, जैसे एल्प्स है, क्या यहाँ भी एशिया ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं? तो एक तो जहाँ पे मोटाई है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, उनकी मोटाई कम हो रही है। और दूसरा जहाँ पे छोटे छोटे ग्लेशियर्स है, वो लगातार पूरे पिघल के नष्ट हो रहे हैं। क्या यह ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, क्या यह जलवायु परिवर्तन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली सर, हर एक के लिए बुरा है, चाहे जल तंत्र हो चाहे स्थलीय तंत्र हो, हर जीव के लिए बुरा है सर। ये तो यहाँ पे ये पूरा ग्रीनलैंड पिघलने को जा रहा है, अब आपका एंटार्क्टिका पिघलने को जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि भविष्य के अंतर्गत, है ना, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जो ग्लेशियर्स हैं ये भी बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। अच्छा, इसके पिघलने से होगा क्या? अगर यहाँ पिघलता है, ये सारी बर्फ पिघल जाती है ना, तो जो तटीय एरिया है, जो ये कोस्टल एरिया है, क्या पानी अंदर घुसेगा? पानी अंदर घुसेगा? पहले पानी आपके अंगूठों तक था, घुटनों तक आया, कमर तक आया, पेट तक आया, कंधे तक आया, सर तक पहुंचेगा। तो इसे कहते हैं ना कि अब पानी सर तक पहुंच चुका है। और अगर कहा जाए आपके पास में, तो मेजॉरिटी देखो, अमेरिका का स्पेसिफिकली देखा जाए ना, अमेरिका का पूर्वी एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और अमेरिका का राजधानी से लेकर, न्यूयॉर्क से लेकर सारे के सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र सब लोकेटेड कहाँ हैं? इसी एरिया में तो लोकेटेड है आपके पास में। यस और नो? ब्राज़ील पूरा का पूरा यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से अगर सी लेवल राइज हुआ तो प्रभावित होगा। यूरोप तो पूरा ही जलमग्न है ना, खाली यूराल पर्वत वाला क्षेत्र बच रहा है। रशिया ऑलमोस्ट गायब है आपके पास में, आप देख पा रहे हैं। मिडल ईस्ट प्रभावित होगा, अफ्रीका प्रभावित होगा, अरब नेशंस, इंडिया भी ऊपर का नॉर्थ वाला भाग प्रभावित होगा, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, कुछ टापुओं में बदल सकता है खाली। जो हमें लग रहा है क्या है यार, तापमान ही तो बढ़ रहा है, क्या है, बर्फ ही तो पिघल रही है, सी लेवल राइज होने लगा ना, ये फ्यूचर में वर्ल्ड मैप होगा। हमारे आने वाली जनरेशन अगले 50-100 साल में यूपीएससी की तैयारी करेगी ना, तो इस विश्व के मैप को देख करके तैयारी करेगी कि भैया एक वक्त यहाँ पे अमेरिका हुआ करता था, आधा जल में डूब गया, भैया यहाँ पे जहाँ पे आज दिल्ली है, आज पाकिस्तान है, आज यूपी है, एमपी है, एक वक्त यहाँ पे भी जमीन हुआ करती थी, अब पानी में डूब गई। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे दादा परदादा, है ना, उनके भी परदादा ने, हम लोगों ने केयर नहीं की, जलवायु परिवर्तन को रोकने की चेष्टा नहीं की, और लगातार वैश्विक तापमान के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया। और प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप है, देखो कहीं देखने को मिल रहा है, श्रीलंका गायब है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव गायब है भैया। ये इनका तो देशों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सोचो, ये देश तो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे खुद का, इनका तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा, नामो निशान नहीं बचेगा। भारत तो फिर भी कुछ बचा हुआ है, कुछ तो बचा हुआ है, अफ्रीका कुछ तो बचा हुआ है, ये तो बाकी सारे देश ही गायब हो जाएंगे आपके। समझने की चेष्टा करनी है हमको समझदारों के दृष्टिकोण से कि सर 1880 के बाद से लेकर के समुद्र का जलस्तर लगभग 20-22 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। यह वृद्धि जो है गति हाल के दशकों में और तेज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, चरम मौसम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बाढ़, चक्रवात, लू, हीट वेव्स, सूखा, इन आपदाओं की आवृत्ति तो बढ़ ही रही है। भारत में हीट वेव की घटनाएं तो 50% ज़्यादा बढ़ रही हैं, लू जैसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, ये सब वैश्विक तापमान वृद्धि को दर्शाती है, जो कि बर्फ पिघलाएगी, जो कि मीन सी लेवल समुद्र का जलस्तर उठाएगी, और भविष्य में सारे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर सकती है। अब जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारक क्या है? अगर तुमको कारक लिखने हो तो हमको सबसे पहली चीज तो है कि सर जो हम कार्बन एमिट करते हैं उसको सोखता कौन है? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। आप जल पेड़ ही काट देंगे तो वो कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राकृतिक है, पर क्योंकि आप इतना सा ज्यादा जो है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, है ना, सो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव। फिर है हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, फिर है हम धीरे धीरे जो है मरीन इकोसिस्टम को भी, समुद्री की जल तंत्र है उसको भी जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यहाँ भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। इसके कुछ कारक हैं, पहले समझते हैं प्राकृतिक कारक क्या है।
प्राकृतिक कारक है विकिरण, सौर विकिरण में परिवर्तन। देखिए सूर्य से ऊर्जा जो है वो लगातार पृथ्वी पे पहुंच रही है और उसी के कारण हमको तापमान देखने को मिल रहा है ना। इसमें दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन प्रभाव देखने को मिल रहा है, सूर्य के ऊर्जा उत्पादन में भी चेंज देखने को मिल रहा है। तो हमारा सूर्य जो है ये भी क्या है, एक तरह का स्टार ही तो है, और इस स्टार से भी लगातार क्या है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, रिलीज हो रही है, कभी ज्यादा तो कभी कम। अगर इससे ज्यादा कोरोनल मास इजेक्शंस देखने को मिलेगा, अगर इससे ज्यादा आपको सोलार विंड, सोलार रेडिएशंस देखने को मिलेगी, पृथ्वी पे ज्यादा पहुंचेगी, पृथ्वी को ज्यादा गर्म करेगी। यही नहीं, पृथ्वी पे खुद भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे जलवायु परिवर्तन करता है? ज्वालामुखी विस्फोट में क्या रिलीज होती है? गैसेस रिलीज होती है सर, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अच्छा, यह लगातार क्या करती है, अस्थायी ग्लोबल कूलिंग कर सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है, पृथ्वी से आने वाली ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, पृथ्वी से आने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को सोखती है। SO2 और क्या करती है, ये कूलिंग का काम करती है। कैसे करती है? जैसे यहां पे एक एग्जांपल से समझने की चेष्टा करते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ का। अगर मैं यहां पे बात करूं आप लोगों से, इफ आई हैव टू टॉक, let us say this one, कि भैया यहाँ पे एक ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी से लगातार जो है क्या निकल रहा है, लावा बाहर निकल रहा है। अच्छा, लावा के अंदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, डेब्रिस, पिघली चट्टानें, मैग्मा, वो तो हो गई। इसके साथ में क्या होता है, गैसेस होता है। गैसेस में कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है सर। अच्छा, इसके साथ में क्या है, और एशेज है। एशेज यानी आपके पास में बड़े बड़े धूल के यूं गुब्बार आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और ये गुब्बार इतना बड़ा होता है कि सर कई सैकड़ों किलोमीटर एरिया के अंदर जो है इसका फैलाव देखने को मिलेगा। सूर्य से आने वाली विकिरणें इससे टकरा करके क्या वापस लौट सकती है, वापस लौट सकती हैं क्या? सूर्य से आने वाली विकिरणें, सोलार रेडिएशन टकरा करके लौट सकती हैं, टकरा करके वापस लौट सकती हैं। अच्छा, इसके कारण क्या होगा कि जब हमारे ये चारों तरफ एक तरह का छतरी लगा दो, जैसे तुम धूप पे खड़े हो और किसी ने ऊपर एक छाता लगा दिया हो, तो क्या होता है सर, धूप की गर्मी कम महसूस होती है, राइट? क्योंकि वो जो पहले सूरज की किरण आके सीधी तुम्हारी त्वचा पे गिर रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। अब तुमने छाता लगा दिया तो क्या हो गया, आपके पास या छांव में जाके खड़े हो गए तो क्या हो गया सर, जो गर्मी पहले आपके त्वचा पे, स्किन पे पहुंच रही थी, अब वह इस छाते से टकरा के चली गई। तो एक कवर सा महसूस हो जाता है हमको। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया हमने माचिस लगाई और छोटा सा हल्का फुल्का सा धुआं निकला, एक बॉम्ब फोड़ा और हल्का सा धुआं निकला। जब एक वल्केनो फटना शुरू होता है ना आपके पास में, स्पेसिफिकली जो एसिडिक वल्केनोज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, बहुत ऊंचाई तक, स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई 5, 8, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उसमें क्या है, धुएं के गुब्बार पहुंचते हैं और उससे निकली हुई गैसेस जो है वो एक तरह की लेयर, एक परत बना देती है वायुमंडल में। और उससे क्या देखने को मिलता है हमको सर, आने वाले कई हफ्तों तक सूर्य की किरणें वहां सतह तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए आप, बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में, जैसे मैं कहूं पृथ्वी के एक बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में, अगर मैं इतने से भी एरिया के अंदर अगर उस गुब्बार का, उस गैसेस के क्लाउड का, है ना, एस क्लाउड का, है ना, इंपैक्ट देखने की कोशिश करूं, तो क्या यह कूल हो जाएगा? या ये कूल हो जाएगा क्या? पृथ्वी पे एक ही ऐसे ज्वालामुखी नहीं सर, पृथ्वी पे ऐसे कई ज्वालामुखी हैं, पृथ्वी पे ऐसे कई छोटे मोटे ज्वालामुखी हैं, है ना। अब पता चला आपको कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है तो ग्लोबल हीटिंग भी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमने समझाई, और हमने देखा सर ज्वालामुखी के कारण क्या, देख आपने सोचा होगा सर ज्वालामुखी के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ता होगा। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे अस्थायी ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, थोड़े समय के लिए ही सही, पर तापमान डाउन कर देगा, टेम्परेचर कूल डाउन कर देगा। समझ में आई बात आपको? अच्छा, किसी स्थान का टेम्परेचर सपोज है 25 डिग्री और वहां पे SO2 गैस के कारण टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, भले ही वो 1 महीने के लिए हुआ हो, भले ही वो 2 हफ्ते के लिए हुआ हो, भाई पूरा का पूरा एरिया ही ठिठुर नहीं जाएगा? जैसे कोई लोग पहाड़ी लोग हैं, सर्दी के जो है वो लोग एक तरीके से आदतन होते हैं, उन लोगों को 2 हफ्ते तक राजस्थान के थार मरुस्थल वाली गर्मी में छोड़ दिया हो तो हालत खराब हो जाएगी बेचारों की। हाँ, पर्यटन के लिए भले आ जाओ 2 दिन टोपी लगा करके, ठीक है ना, पर उनको कहे भाई 2 हफ्ते रुको और जीवन यापन करो यहीं पे तुम। अब अरे भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या? ठीक है ना।
तो मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये शॉक जो है ये एक तरीके से उनके लिए आपके पास में चेंज है, और चेंज हमेशा एक तरह का शॉक है। तो अगर हम यहाँ पे अस्थायी ग्लोबल कूलिंग ही क्यों ना करें, क्या ये भी जलवायु परिवर्तन में? हमेशा ये जलवायु परिवर्तन ये मत सुलेझ के चलो कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लग रही है, एटसेट्रा। सो ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं हर बार वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज हो, है ना। चेंज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। जो चीजें ठंडी हो तो भी जलवायु परिवर्तन है, जरूरत से ज्यादा अगर हमारा पृथ्वी गर्म हो जाए तो भी जलवायु परिवर्तन है। अब इसके अलावा एक और चीज है, कक्षा में परिवर्तन। सर कक्षा का क्या मतलब हुआ? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जिस कक्षा के अंतर्गत, जिस ऑर्बिट में चक्र लगाती है, वह ऑर्बिट जो है धीरे धीरे चेंज कर रहा है, और उस ऑर्बिट के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में? मिलांकोविच साइकिल, मिलांकोविच चक्र, ठीक है ना। तो पृथ्वी की जो दूरी है ना, ये हमारी अर्थ है, हम कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है दोस्तों, और यहां पे अपनी कक्षा में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रही है। फलस्वरूप क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे? जैसे कि ये सूर्य है, पहले ये वृत्ताकार कक्षा में है पृथ्वी, आज की तारीख में देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये विकेंद्रीकृत है ना, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है पृथ्वी के चारों तरफ, जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्र लगा रही है। सर यहां थी तब जलवायु परिवर्तन अलग रहा होगा, आज ऐसी कक्षा है तो जलवायु परिवर्तन अलग है। आज से कई सैकड़ों हजारों वर्षों बाद में कक्षा में और परिवर्तन आ सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है उस वक्त की कंडीशन के अनुसार। दूसरा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास में? कभी कह रहे हैं कि सर 22 डिग्री है, कभी 23 डिग्री है, अब भविष्य में बढ़ के 24 डिग्री हो गया। तो अब जब इसमें झुकाव है या वक्रता देखने को मिलती है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है ना दोस्तों आपके पास में, यह कहीं न कहीं आपके पास में, जैसे वेगा या फिर ये नॉर्थ स्टार की तरफ जो दर्शाने की की बात कर रहे हैं। सर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का एक्सियल बेंड जो है ना, उसके वेग के अलावा, उसकी स्पीड के अलावा, डायरेक्शन के अलावा क्लाइमेट चेंज को भी चेंज कर सकता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया पृथ्वी जो है हमारी पहले 23 डिग्री के झुकाव पे है, अगर कल की तारीख में पृथ्वी जो है वो 23 से 24 डिग्री के झुकाव पे आ जाए, या पृथ्वी जो है कल की तारीख में 30 डिग्री के झुकाव पे आ जाए, तो इस झुकाव में एक्सेल बेंट में चेंज होने के कारण पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें कहाँ पहुंचेगी? तिरछी होगी, सीधी होगी, किस स्थान पे पहुंचेगी, वो भी तो बदल सकता है। तो अक्षय झुकाव के कारण ही तो हमने ऋतु परिवर्तन पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी पे 4 ऋतुएं देखने को मिलती है। इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस पढ़े थे। अगर वही 23.5 डिग्री का झुकाव बढ़ जाए या घट जाए तो क्या ऋतु परिवर्तन में भी कोई चेंज आएगा? क्या जलवायु में भी परिवर्तन होगा? एग्जैक्टली वही तो बता रहे हैं मेलांकोविच चक्र, वही तो क्या बता रहा है आपको? मेलांकोविच साइकिल। फिर है भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं आज की क्लास में, वो है मानव जनित कारण। जलवायु परिवर्तन खाली प्राकृतिक नहीं होता कि देखो कक्षा में परिवर्तन हो गया, झुकाव में परिवर्तन हो गया पृथ्वी के, नो। इसके भी उपरांत जो हम अभी रियल टाइम अपने लाइफ में फेस कर पा रहे हैं, वो है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित कारण। सबसे पहला कारण क्या है? आप इतनी ज्यादा CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हो, इतने जीवाश्म ईंधन जला रहे हो, औद्योगिक गतिविधियां कर रहे हो कि भैया आपके यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है। और ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है? पृथ्वी से, सूर्य से आए हुए सोलर रेडिएशन से पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी से निकली हुई रेडिएशन वापस जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है तो उस रेडिएशन को ट्रैप कर देगी, उस रेडिएशन को पकड़ लेगी, और जो ये रेडिएशन यहाँ पे पकड़ ली जाती हैं, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस है ना, सम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, सम आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, री एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो यहाँ पे अवृत विकिरणें, पार्थिव विकिरणें, पृथ्वी की गर्मी से निकली हुई किरणें है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में ही सर्कुलेट होती रहती है, यही गर्मी ट्रैप हो जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में, ग्रीन हाउस प्रभाव का जनन करती है। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के बाद में आप वनों की कटाई भी तो करते हो कि भैया पहले तो पूरी पृथ्वी पे ही वन थे, फिर मानव ने गांव बसाए, गांवों के बाद में जो शहर बसाए, है ना, अब खेती के लिए है, उद्योगों के लिए है ना, रोडवेज, हाईवेज, है ना, रेलवेज, इन सब के लिए जगह चाहिए, बांध के लिए जगह चाहिए, तो अब वो वनों को काटता है। तो जो वनों की कटाई होती है तो कार्बन अवशोषण करने वाले वन कहीं न कहीं खत्म हो रहे हैं, और उनकी कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है आपके पास में। सीधी सी बात है कि आप बिल्ली को मारना शुरू कर दोगे तो भैया आपके
गोडाउन में, आपके गांव में चूहों की संख्या तो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक हर चीज का कंजम्पशन सप्लाई डिमांड का कर्व होता है। फिर पशुपालन और एग्रीकल्चर, क्या आपको पता है पहले हमारे गांव में होती थी 10 गाय, आज हमारे गांव में है 10 डेयरी और 100 गाय। अब हर पशु जो है उनके साथ में जो है कुछ ना कुछ जैसे मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे धान की खेती होती है आपके पास में, धान मतलब राइस, पैडी फील्ड्स जो होते हैं, राइस के खेत जो होते हैं, चावल के खेत, उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मीथेन निकलता है, CH4 गैस जो होती है, CH4 मीथेन। इसके अलावा मवेशियों से भी उत्सर्जन होता है ना, जैसे उनके अपशिष्ट गाय के गोबर वगैरह से लगातार क्या निकलता रहता है, रूमिनेंट एनिमल से जुगाली करते हैं, है ना। ये तो ये नहीं, इनके गोबर में भी क्या है, मीथेन गैस का सांद्रता ज़्यादा होती है, मीथेन गैस निकलता रहता है। फिर आप शहरीकरण और औद्योगिकरण की कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट बनाएंगे, कचरे के अपशिष्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऊर्जा की खपत बढ़ती रहेगी, और ये सारी ही चीज़ें मानव जनित है, सारी ही चीज़ें जलवायु पे नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, अपने अध्ययन और अध्यापन अनुभव को और बेहतर करने के लिए आप संकल्प टाइटन प्रहार के हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैच में ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस पे। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं, और CTR मॉडल में आपको लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद में प्रॉपर टेस्ट होगा, रिवीजन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स है, और CSET की क्लासेस भी अवेलेबल होगी। लर्निंग एक्सपीरियंस आपको PWOnlyIS में सबसे शानदार देखने को मिलेगा। हाँ, इस क्लास की PDF कंटेंट, डेली न्यूज एनालिसिस के माइंड मैप्स, आपको सारी कंटेंट की अपडेट्स कहाँ मिलने वाली है, जगदीश जहांगीर सर BW इस टेलीग्राम हैंडल पे। टेलीग्राम पे ये नाम सर्च करें, QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, मूविंग फॉरवर्ड वापस आते हैं क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे। जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है, अब इसके प्रभाव की चर्चा, कारण हमने समझ लिए प्राकृतिक और मानव जनित, अब हम प्रभावों की चर्चा करें तो भैया सबसे पहले तो हमारे पर्यावरण में यह प्रभाव होगा कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अभी पढ़ा हमने, जानकारी है। क्या हम जब पेड़ों को काटेंगे उसके ऊपर जीवित रहने वाली प्रजातियां कम होने लग जाएगी, चिड़िया खत्म हो रही है, पेड़ों के ऊपर जो भी प्रजातियां आश्रित थी वो सब खत्म हो रही है, धीरे धीरे ये विलुप्ति के कगार पे जा रही है, मतलब एक्सटिंक्शन पे। तो मास एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिर है कई वजह से जो वातावरण में असंतुलन है, कहीं पे अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा, कहीं चक्रवात देखने को मिलेगा, और इन सभी चीजों के कारण ही हमारे यहाँ पे एनसो का फिनोमिना, एलिनो, लानिना, साइक्लोन्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब सोशल इंपैक्ट क्या होगा, पर्यावरण के अलावा समाज पे क्या प्रभाव है। भैया अगर खेती बर्बाद हो गई ना, कृषि बर्बाद होगी, तो हमारी खाद्य सुरक्षा, 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाएगा लोगों को। अच्छा, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, नई तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी, मलेरिया, डेंगू, है ना, जल जनित ज्यादा रोगों का प्रसार होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी हैं। लोगों को जब खाने को नहीं मिल रहा है, जब काम करने को नहीं मिल रहा है, वहां से लोग छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो विस्थापन, माइग्रेशन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जलमग्न से बचने के लिए ऊपरी एरिया में, है ना, हाई हिली टेरेन एरिया में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। आर्थिक प्रभाव क्या होगा सर, कृषि उत्पादन गिरेगा तो भारत जैसा देश तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हमारी तो कृषि कहीं न कहीं परेशान हो जाएगी, खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी। और आपको पता है कि भैया जब भी महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि बड़े बड़े CM और PM की भी कुर्सियां डोल जाती है, इसमें विनाशकारी आपदाओं में तो आर्थिक क्षति होती है, साइक्लोन्स लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करके जाता है दोस्तों, है ना। ऊर्जा संसाधनों की मांग में भी धीरे धीरे बदलाव होता है। एंड गोज विदाउट सेइंग, हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए इन प्रभावों का न्यूनीकरण, इनका प्रभाव का शमन हम कैसे प्राप्त कर सके। अब इनके सॉल्यूशन के लिए, है ना, क्या अप्रोच हो सकती है। सबसे पहले हमें जो कोयला, गैस है, ऑयल है, इसको हटाना होगा। हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ग्रीन ऊर्जा की तरफ जाना होगा। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाना होगा कि सर हम पेट्रोल डीजल से आना जाना ना करें। हम जो वनों को काट रहे हैं वो कम करना होगा। हम जहाँ वन काट चुके हैं वहाँ पे वापस पुनर्वनीकरण करना होगा, वापस पेड़ लगाने होंगे। हमें मीट का कंजम्पशन कम करना होगा। अब आप कहोगे सर मांस और मीट खाने से क्या होगा। देखो, मांस और मीट कहाँ से आ रहा है, एनिमल से। और एनिमल्स कौन से ये, जैसे सबसे ज़्यादा चिकन, जो सबसे ज़्यादा आपका जैसे गोट, है ना, यही सारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फिशेज। अब इनकी पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह के अंतर्गत कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है ग्रीन हाउस एमिशंस लगता है। अच्छा, इसकी स्टोरेज में, इसकी प्रोसेसिंग में कितनी गैसेस का यूज़ किया जाता है, ये सारी क्या है आपके पास में, कूलिंग है, कूलेंट है, मीथेन है, ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इनका कम प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट को आपको फॉलो करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा संख्या, ज़्यादा संसाधन प्रयोग होंगे, संसाधनों का गलत दोहन जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा।
उपरांत यहाँ पे कार्बन कैप्चर जैसी स्टोरेज तकनीक को हमको और मास्टर करना चाहिए कि कैसे तकनीकी रूप से संभव हो कि हम पर्यावरण के अंतर्गत जो कार्बन इमिशन किया जा रहा है उसे अवशोषण वापस कर सके। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सबसे पहले हमें शमन की रणनीतियों पे काम करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रजातियां विलुप्त हो रही है, तो संरक्षण के लिए कार्य करो ना आप लोग। तो जो प्रभाव देख रहे हैं ना, उस प्रभाव को कम करो, उसको शमन करो, उसे मिटिगेट करो। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाओ ताकि पेट्रोल डीजल कम खपे आपका, है ना। एनर्जी एफिशिएंसी, अच्छे इंजन जैसे कि भारत स्टैंडर्ड 6 BS6 इंजन यूज करो ताकि कम उत्सर्जन करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। पहले 1 लीटर में जो है आप 10 किलोमीटर जा पा रहे थे, अब 20-25 किलोमीटर जा पा रहे हैं। ये उन्नत तकनीक ही तो है कहीं ना कहीं, एनर्जी एफिशिएंसी ही तो है। वनीकरण, एफोरेस्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। मैं ये कहता हूं आप लोगों को हर बर्थडे पे, है ना, कम से कम 100 से ज्यादा पेड़ जरूर लगाने चाहिए। आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो वर्ष में आपको हर एक के बर्थडे पे 500 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अच्छा, एक पेड़ लगाने की कॉस्ट क्या आ सकती है? जैसे कि आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा पेड़ है, पूछिए किसी भी आदमी से, आप खुद जाके देख लीजिए, अपने पापा को, ताऊ को, दादा को, जो भी वरिष्ठ है घर में, उनसे पूछिए कि यार हमारे एरिया में सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा, के बीज फेंक दिया तो ही उग जाए। क्योंकि हर रोज तो उस पेड़ की कदर कर नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सा बड़ा हो तब तक केयर करो, फिर अपना आप वो देख लेगा खुद को। सो आपके गाँव में, पंचायत के आसपास, सड़क के आसपास, डिवाइडर के बीच में, कई जगह पे आप वनारोपण कर सकते हैं। उसमें आपको इवन सरकार भी वाहवाही करती है। तो मैं कह रहा हूं आपको कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि एक वर्ष में हम लगभग कई अपशिष्ट, कई सारे जो है आपके पास में इस प्रकार के क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह, कई सारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारा कार्बन इमिशन हर आदमी का ज्यादा है। तो कम से कम 100 पेड़ तो हम लगा सकते हैं ना। और ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत 5000 पेड़ लगाता है तो अपने जीवन में जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड्स के कार्बन एमिशंस हो सकते हैं उससे वो फ्री हो जाता है। मतलब ही इज अ कार्बन न्यूट्रल पर्सन। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? 50 साल जियोगे, हर साल के हिसाब से 100 पेड़ लगा सकते हो, तो करो वादा। किस किसने अभी तक कितने पेड़ लगाए मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं लगाए तो अपने आप को छोटा मत आंकना, छोटे से शुरुआत कर ले भाई। 2, 5, 10 पेड़ तो शुरुआत पे लगा सकता है, राइट। धीरे धीरे जिस जिस दिन तू कलेक्टर बन जाएगा फिर समझ लेना, कोई भी करप्शन का पैसा देखने को मिले ना कि भाई हाँ ये है, इसको एंटी करप्शन वाले ने पकड़ा है, जो पैसा आया लगाओ उधर, है ना। भला करो, प्रकृति का भला करो, गरीबों का भला करो, है ना। रॉबिन हुड, बी रॉबिन हुड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन, एडप्टेशन की यहाँ पे बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडप्टेशन की। सिंचाई और जल प्रबंधन में भी हम लोग सुधार कर सकते। ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो आप, और पानी को वेस्ट करने के कारण ही आप फिर वापस पानी का दोहन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पंप चलाते हो। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही? कोयले से आ रही। जलवायु अनुकूलन के लिए बेहतर कृषि तकनीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो। बेहतर जो है आपके पास उत्पादकता हो पाए, ताकि तटीय क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो कि साइक्लोन से या बाढ़ से या फिर आपके पास में सी सर्ट से बर्बाद ना हो जाए आपके एयरपोर्ट या सड़कें वगैरह जो है ना। तो आप अनुकूलन रणनीति, एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों कर सकते हो। मिटिगेशन तो क्या है? मिटिगेशन में तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि हम उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। अनुकूलन में क्या कर रहे हैं भैया? अगर हो भी जाए तो भी तैयार हो, कम पानी में भी कृषि कर लूंगा। अनुकूलन कृषि तकनीक है। तटीय क्षेत्र में भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, आ भी गई बाढ़ तो भी सहन कर जाएगा वो। तो दो तरीके हैं आपके पास में समाधान के लिए। क्या है? एक है मिटिगेशन यानी शमन, दूसरा है अनुकूलन। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है, इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हम ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं? देखिए, ग्लोबल और नेशनल लेवल पे कई प्रभाव हम लोग लेके आ रहे हैं और सीधा एसडीजी से भी वो संबंध है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र ने इनको लक्षित किया है कि हर देश इसके ऊपर कार्य करे, और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे समायोजन भी इसमें देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेशनल और ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिए गए हैं, और पहले का उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन को कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ये प्रयास सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, और स्पेसिफिकली 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या है 13। तो 13वां लक्ष्य क्या है? 13वां लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरकारें जो इसमें काम कर रही है, वो सभी क्या है? इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैप्टर 13, है ना, लक्ष्य 13 के अंतर्गत आते हैं।
सबसे पहला है इसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या कह रहा है दोस्तों आपके पास में कि हम लोग नेट जीरो एमिशन की तरफ चले जाएं। भारत भी कह रहा है 2070 तक जितना CO2 उत्सर्जित करूंगा उतना ही अवशोषित भी कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। हम अचीव करना चाहते हैं नेट जीरो इमिशन इस शताब्दी के मध्य यानी 2050 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेजिलियंस और एडेप्टेशन वही समन और अनुकूलन बढ़ाएंगे ताकि जो इंपैक्ट है आपके पास में वह कम हो सकता है। तो एनहांस रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट इंपैक्ट सर्टेन टू अकर। तो हमारे घर, हमारे कृषि, हमारे समुदाय, हमारे शहर, हमारे गांव इस तरीके से बने, इस तरीके से कार्य करें कि हम रेजिलियंट हो, हम एडेप्ट हो क्लाइमेट चेंज के लिए। अलाइन फाइनेंशियल फ्लोज। अच्छा, हर काम को करने के लिए दो चीज चाहिए, पैसा चाहिए, दूसरा चाहिए तकनीक। पैसा और तकनीक दोनों ही हमें यहां से मिलेगा, पैसा है और तकनीक दोनों ही यहां से मिलेगा। हम फाइनेंशियल फ्लो को लेकर आएंगे ताकि, है ना, पेरिस क्लाइमेट डील के तहत कहा जाता है कि विकसित देश विकासशील और कमजोर देशों को, है ना, हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस ऑफ द डॉलर मदद करेंगे एड के रूप में, ताकि वह वित्त के रूप में जो है वित्त पोषण कर पाए उन एडेप्टेशन और मिटिगेशन पॉलिसीज का, है ना। तकनीक के माध्यम से भी यह कहीं कहीं जलवायु शमन के लिए कार्य कर पाए। अब जो यह वैश्विक प्रयास है आपके पास में, इसमें पेरिस क्लाइमेट डील आपको पता चलना है कि कब हुई थी, 2015 में। तो वैश्विक तापमान वृद्धि जो है आपके पास में, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग दोस्तों कह दे रहे हैं, है ना, वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री तक सीमित करना लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो है हर देश खुद का योगदान दे। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। नेशन मतलब कंट्री खुद डिटरमाइन करे, लक्षित करे, खुद अपने आप लिख के दे कि मैं क्या योगदान करूंगी, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हर देश ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करता है, उसे एनडीसीज कहा जाता है। भारत ने भी अपने एनडीसीज दे रखे हैं, हर देश ने दे रखे हैं। फिर 2050 इस शताब्दी के मध्य तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो होना चाहते हैं कि सर जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही वापस एब्जॉर्ब करेंगे। भारत कह रहा है कि भाई मैं तो पीछे चल रहा हूं, मैं तो अभी आजादी के ही 70-75 साल हुए हैं, तुम्हारी तरह विकसित नहीं हूं, पैसा कम है, तकनीक कम है, मैं 2070 का टाइम दूंगा। तो भारत क्या कह रहा है? 2070 का टाइम भारत ने मांगा है। मोदी जी क्या कह के आए यहाँ पे? 2070 तक हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ठीक है, विकासशील देशों को अगर विकसित देश सहायता करे, $100 अरब, पेरिस क्लाइमेट डील में $100 अरब की बात की थी, पर ये कभी दिया नहीं गया। अभी वापस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, उसमें कहा गया $300 अरब, पर यह सहायता के लिए भी हमारे भारत जैसे विकासशील देश जो है एग्री नहीं करे। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ मनी, वेरी स्मॉल मनी, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपके पास में, इसमें गोल संख्या 13 क्लाइमेट एक्शंस की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हम क्या कार्य कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। हम इसमें बात करते हैं दोस्तों कि एसडीजी में 17 जो लक्ष्य है, इन 17 लक्ष्यों में से कौन कौन से लक्ष्य अगर हम अच्छे से काम करें तो हमारे एसडीजी जो हैं वो कहीं कहीं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अच्छे निर्णय दे सकते हैं हमको। सबसे पहला एसडीजी 7 यानी सस्ती और स्वच्छ से ऊर्जा आपके पास में अफोर्डेबल हो और क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी, यानी जिससे कार्बन फुटप्रिंट या फिर कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। पेट्रोल डीजल कोयले को हटाना है। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का प्रयोग बढ़ाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 नौवा क्या कहता है लक्ष्य? कि उद्योग नवाचार यानी इंडस्ट्रीज हो, चाहे इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम इस पे काम करना है और कम कार्बन वाला औद्योगिक मॉडल अपनाना है। कि हमारा कहीं न कहीं कोई भी उद्योग करो, वो उस उद्योग में इस तरीके से काम लेना है कि कैसे मैं मिनिमम से मिनिमम जो है CO2 का एमिशन करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाऊं। 13वां तो सीधा ही जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन पे बात कर रहा है कि एक देश या पूरा विश्व क्या क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आप कैसे कम कर रहे हैं, अडप्टेशन, रिजिलियंस, है ना, शमन और अनुकूलन पे क्या कार्य किया जा रहा है। ये तीनों लक्ष्य याद रहेंगे। 7 किसकी बात करता है? ऊर्जा की। 9 किसकी? उद्योगों की। और 13 किसकी बात करता है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की। इसी के समक्ष है आपके पास में क्योटो प्रोटोकॉल। काफी बार नाम सुना है ना आप लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? 1997 में इसको साइन किया गया। ग्रीन हाउस उत्सर्जन की गैसेस जो है जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज, उद्योग, देश यूज कर रहे हैं ना, है ना, हम कानूनी रूप से उनको बाध्यकारी लक्ष्य दे रहे, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स दे दिए। उनको हम लोगों ने ये कह दिया कि भैया जितना भी आप लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हो उसे कम करो, CO2 कम करो, है ना, और भी कई हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, CFCs है, उनको उत्पादन और प्रोडक्शन कम करो।
इनको दिया गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन का क्या मतलब है, जलवायु परिवर्तन हम सभी की समस्या है ना, ये सबकी कॉमन समस्या है, बट किंतु डिफरेंशिएटेड, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास में देखो मैं कहता हूं कि एक ये आदमी है, एक ये है, और एक छोटू सा बच्चा है, ठीक है। अब इन तीनों को ही कहा जाए कि भैया तुम्हें भार उठाना है। यहां पे 3 ईंटा पड़ा हुआ है, एक 5 केजी का, एक है 2 केजी का, और एक है 1 केजी का, ठीक है। बड़ा वाला ईंटा है, पत्थर है एकदम, है ना, ये आदमी उठा सकता है, भारी है ना, आदमी भी बड़ा है ना, वयस्क है पूरा का पूरा, तो 5 किलो तो नॉर्मल चीज है भाई, उठा लेंगे। पर ये 5 किलो छोटे बच्चे को दे दिया तो इसकी तो अतड़ियां आंखें बाहर आ जाएगी जीभ के साथ, क्या कर दिया पिताजी ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही छोटा बच्चा है इसको हम लोग 2 किलो का भार दे सकते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा है इसको हम लोग 1 किलो का भार दे सकते हैं। तो ये क्या है, भार तो सबको उठाना है, जलवायु परिवर्तन के शमन का, अनुकूलन का भार तो सबको उठाना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का भार तो सबको उठाना है। पर जो विकसित देश, जो संपन्न देश, जो साधन संपन्न देश है, उन देशों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। जो मध्यम है, जो विकासशील है, उनके ऊपर कम है। जो लीस्ट डेवलप है, जो सबसे कम विकसित देश है, उनके ऊपर कम रहेगा। तो जिम्मेदारी सब उठाएंगे, पर सब अपनी औकात के अनुसार, सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया तुमको? ये सिद्धांत क्या कहता है कि यह विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए अधिक जिम्मेदारी देता है, बाकी विकासशील और कम विकसित देशों को कहता है ठीक है तुम थोड़े दशक बाद या थोड़े वर्षों बाद में ये काम करना। पर पहले तो इन लोगों ने, है ना, 1701 1801 से ही जो है प्रोडक्शन, उत्पादन चालू कर दिया था, यूरोप ने, अमेरिका और ने। तो भाई तुम तो 250 साल से कोयला जला रहे हो, ये दुनिया की हालत तुमने खराब कर रखी है, अब बताओ क्या कर रहे हो तुम इसके लिए सही। तो सीबीडीआर क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आया तुमको? यह लीगली बाइंडिंग लक्ष्य देता है कि ये इतना कम करना है तुमको। फिर है कार्बन क्रेडिट सिस्टम। कार्बन क्रेडिट सिस्टम मतलब देश अपनी निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर क्रेडिट पॉइंट उसको मिलते हैं। जैसे कि हमने यहां पे कह दिया कि भैया यह आदमी, ये छोटा सा बच्चा है ना, ये 1 केजी वेट उठाएगा, यानी 1 किलो कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। पर अगर यह अपनी हिम्मत से ज्यादा अगर ये कर रहा है, 2 केजी CO2 का जो है ये एमिशन को रोक रहा है, ठीक है ना, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको करना 1 किलो ही था, इसने कर दिया 2 किलो एक्स्ट्रा 1 किलो है, तो ये 1 किलो इसका क्या होगा, कार्बन क्रेडिट। ये क्या हो गया आपके पास में, ये एक कार्बन क्रेडिट है। अब जो क्रेडिट है वो किसी दूसरे को बेच सकता है। जैसे ये देश है, इसको बोला गया कि भैया तुम 15 केजी के आसपास में क्या करोगे, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करोगे, कार्बन का उत्पादन, उत्सर्जन इतना ही कर सकते हो। पर ये 15 की जगह करता है 20 केजी का उत्सर्जन करता है कार्बन का, ठीक है। 15 का लिमिट दे रखा है इसको, पर ये करता है 20 केजी का उत्सर्जन, तो इसको अतिरिक्त 5 केजी कर रहा है। तो इसको 5 केजी अतिरिक्त जस्टिफाई करने के लिए उन देशों से जो है कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा, उन देशों को पे करना होगा कि भैया तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें पैसा देते, तुम कार्बन क्रेडिट दो। ऐसे 4-5 देशों से वो कार्बन क्रेडिट लेगा, फिर 15 + 5 यानी 15 केजी का तो वो खुद उत्पादन कर ही रहा है, और 5 वो कार्बन क्रेडिट के साथ में टोटल 20 के उत्पादन को, उत्सर्जन को वह जस्टिफाई कर पाएगा। तो कार्बन क्रेडिट क्या हुआ आपके पास में कि अगर कोई देश अपनी निर्धारित सीमा, जैसे इसकी सीमा 1 किलो थी, उससे ज्यादा यहां पे जो है अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया, 1 किलो कम करना था, इसने 2 किलो के करीब जो उत्सर्जन कम कर दिया, तो इसको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, जिसे दूसरे देशों को बेचा जा सकता है। और जो सिस्टम यहां पे यूज किया जाता है उसे ही तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी एसडीजी में क्या संबंधता है, एसडीजी 12 जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन, है ना, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं ताकि कार्बन आधारित उत्पादन कम हो। 15 में हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैसे वन संरक्षण, वन कटाई के ऊपर रोक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल डायरेक्टली 12 और 15 से रिलेटेड है। फिर आईपीसीसी की बात करते हैं। आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, गवर्नमेंट्स के बीच का, जितनी भी वैश्विक सरकारें हैं, भारत सरकार है, अमेरिका है, यूरोप है, या यूके है, यूएसए है, ये सभी लोग जो है साथ में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना दिए हैं। अब इस पैनल में ये लोग सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक शोध के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नीति का निर्माण होता है।
और यहाँ पे उसको सूचित किया जाता है, मतलब सरकारों को बताया जाता है, देखो इतना जलवायु प्रदूषण जो है, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, सी लेवल इतना राइज हो रहा है, बर्फ इतनी पिघल रही है, ओजोन इतने हास हो रही है ना। तो अब ये सारी चीजों का इवैल्यूएशन होता है। आईपीसीसी में क्या होता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। जैसे छठी मूल्यांकन रिपोर्ट अभी हाल में 2021 में आई, ये सीधा कहता है मानव जनित गतिविधियों के कारण तापमान जो 1.5 डिग्री तक बढ़ना था ना, वो 1.5 में से लगभग 1.1 डिग्री तो वृद्धि हो चुकी है। और ये रिपोर्ट का भाई 2021 में आई है। तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जितना नुकसान पहुंचना है उसमें से लगभग 60% नुकसान तो हो चुका है। अब बाकी के 80 साल बचे इस शताब्दी के खत्म होने तक, क्या हम वाकई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से दुनिया को रोक पाएंगे? मौजूदा उत्सर्जन दर बनी रही तो इस शताब्दी के अंत तक 2100 तक हमारा टेम्परेचर जो हम कह रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी बजाय यह तो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो अभी दर चल रही है। और अगर ये बढ़ा ना, तो क्या ग्लेशियर्स, क्या हिमालय, क्या नदियां, क्या जलस्तर, टापू में 2-4 नावें खरीद के पहले से तैयार रखना तुम लोग, और कोशिश करना कि कोई सुनामी की चपेट में ना आ जाओ। ठीक है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को क्या देती है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करती है। उन्हें डेटा दे देती है कि देख लो भैया ये हो रहा है, क्या तुम रोक पाओगे? हम बता दे रहे हैं। क्योंकि रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, अब एक साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट क्या कर सकता है, वो सारा का सारा क्लाइमेट मॉडल बना के आपको रिसर्च का डेटा दे सकता है। अब सारी सरकारों से हमने आईपीसीसी में छठे मूल्यांकन रिपोर्ट से साझा कर दिया कि भैया तुम्हारी दर के हिसाब से अभी तक 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, और जिस दर से जा रहे उत्सर्जन के लिए इस शताब्दी के अंत 2100 तक ऑलरेडी लगभग 2.25 डिग्री 2.7 डिग्री तक पहुंच जाओगे। और 2.7 डिग्री, तुमको 2-2.5 डिग्री तो क्या है सर, मैं तो गाड़ी में एसी में टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ाता घटाता रहता हूँ। भाई मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये बर्फ वर्फ सब पिघल जाएगी ग्लेशियर्स की, और अगर ये पिघल गई ना तो ताता थैया हमारा मुंबई गया भैया, तट पूरा कोस्टल एरिया गया भैया, है ना। फिर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पहाड़ी एरिया, वहीं पे लोग रहेंगे। एसडीजी से संबंधता भी आप लोगों को याद रखनी है। एसडीजी 11 जो है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात करता है। एसडीजी 17 जो है साझेदारी की बात करता है कि भैया एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो हम सभी को क्या करना होगा, आपके पास में साथ में मिलकर काम करना होगा। तो वैश्विक सहयोग और डेटा साझा करने से ही हमारी काम पार पड़ने वाले। आईपीसीसी याद रखोगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। यह CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, समुद्र का सी स्तर कितना बढ़ रहा है, आर्कटिक का आइस का कितना एरिया बचा है, कितना पिघल के खत्म हो गया, ग्लेशियर्स कितने पिघल रहे हैं, कितने बचे हुए हैं, थिकनेस कितनी कम हुई है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे दे रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है पिछले 20 लाख वर्षों में सबसे ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन है अभी दुनिया में। आईपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है कि फास्टेस्ट पिछले 3000 सालों में समुद्र का जलस्तर जितना नहीं बढ़ा उतना अब बढ़ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पे आर्कटिक आइस सी जो है ना, उसकी मोटाई 1000 सालों में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, मतलब मोटाई बहुत कम हो चुकी है। ग्लेशियर्स जो है आपके पास में, है ना, अनप्रेसिडेंटेडली यहाँ पे जो ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं। पिछले 2000 सालों में नहीं हुए उतना अब हो रहे हैं। ये अपना आप में ही चेतावनी है। अगर इसको जो समय पे समझ गया वो बात अच्छी है, नहीं तो भैया बैठे रहो। आईपीसीसी याद रहेंगे, आईपीसीसी 2 संस्थानों ने मिलकर बनाया था। किसने? WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की संस्थान है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? आईपीसीसी बनाया, ठीक है ना। फिर इनमें हुआ एक फ्रेमवर्क चेंज 1990, को क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं ना पेरिस जलवायु समझौता, वो इसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुआ था। आगे जाकर के यही 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल लेके आता है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ग्रीन हाउस इमिशन कम करने की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट जैसी चीजों पर बात करते हैं। यही वर्ष 2001 तक एडेप्टेशन से रिलेटेड पॉलिसीज लेके आता है। 2007 में इसी को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है कि भैया जो तुम काम कर रहे हो ना, सलाम है तुम्हारे काम को, क्योंकि दुनिया गर्त में जा रही है, तुम कम से कम दुनिया को अवेयर कर रहे हो। तो इसी आईपीसीसी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। फिर 2015 में होता है पेरिस जलवायु समझौता, जो 12-13 में होना था, वो 15 में जाकर के फाइनलाइज होता है। अमेरिका इससे बाहर निकल जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा ना, है ना। 200 साल दुनिया का भट्टा बिठा दिया पूरा, कार्बन फूक फूक के, और अब जब पैसा देने की बारी आई तो अब लोग क्या कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं खेल रहा। ये होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि सर 2021 में जो है इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी आपके सामने आई है, ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट भी आपके सामने आई है। तो सारी चीजें समझे। 1980 से जो ये डिस्कशन चल रहा था क्लब ऑफ रोम में, है ना, यहाँ से आईपीसीसी स्टैब्लिश होता है, और आईपीसीसी के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में इसको आईपीसीसी को नोबेल प्राइज,
बाद में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये 6 असेसमेंट रिपोर्ट है जो 2021 के आसपास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 2023 में आई हुई है। तो आईपीसीसी समझ में आया, कुछ बेसिक चीजें पता चली तुम लोगों को। आगे बढ़े हम लोग। अब भारत क्या, ये तो विश्व की बात कर ली, हमारा भारत क्या कर रहा है। आज हम लोग 22 में हैं, भविष्य में सेंचुरी के मिड में 50 पे पहुंचेंगे। भारत कह रहा है 2070 तक मैं जो है कार्बन जीरो होने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो मेरी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, लगभग हमें 12 ट्रिलियन और उसके बाद में 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूं। पर उसके लिए अगर मेरे को ये सारी चीजों में चेंज करना होगा, जैसे मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करूं, है ना, मैं एनर्जी में CO2 इमिशन कितना हो, मेरा CO2 कार्बन फ्यूल्स में कितना यूज करूंगा, इसमें बदलाव लाना होगा। सो कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य, नेट जीरो इमिशन के टारगेट्स क्या है हमारे, तो अगर हम देखें तो वैश्विक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करना तो लक्ष्य कि पूरा विश्व ही शून्य कर दे। हर विश्व में हर कंट्री जो यूज कर रही है उतना ही वो वापस एब्जॉर्ब भी कर ले। यूरोप, एशियन अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया वर्ष 2050 तक कह रहे हैं भाई हम लोग तो 2050 तक ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। भाई पैसा है, शक्ति संपन्न है, विकसित देश है, कर सकते हैं। चीन कह रहा है मैं विकासशील हूं, थोड़ा टाइम लूंगा, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल की प्रतिबद्धता बताता है। भारत कहता है मैं तो चीन से भी कमजोर हूं, मैं तो और 10 साल लेट जाता हूं, मैं कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा सीओपी 2000 सीओपी 26 जो हुई थी ग्लासगो यूके के अंतर्गत, उसमें भारत कहता है, मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होऊंगा। तो दुनिया कह रही है 2050 शताब्दी के मध्य तक, हम लोग कह रहे हैं चीन कह रहा है 60, हम लोग कह रहे हैं 70 तक। हमारा याद रखो कि 70 याद रखना है तुमको। अब यहां पे एक और चीज है कि हम लोग इसके लिए कि हम 2070 तक अगर कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, नेट जीरो होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक्शंस लेना होगा, कार्य करना पड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय यानी नेशनल एक्शन प्लान क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो कार्य योजना क्या है, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या है हमारी। इसके लिए हम लोगों ने 8 मिशन चलाए हुए हैं। जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए आधारित हमारे 8 लक्ष्य है। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह याद रखना है दोस्तों, भारत के क्या प्रयास है, तो आप याद करोगे भारत जलवायु परिवर्तन के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लेकर है, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए। कितने लक्ष्य है दोस्तों? 8। सबसे पहले है नेशनल सोलार मिशन, हम लेके आए इस दशक के 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करना चाहते हैं। हम ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कह रहे हैं कि हम एनर्जी संरक्षण का उपयोग करें। आपने स्टार रेटिंग देखी होगी कि कई बार जो है एसी और फ्रिजेस और इलेक्ट्रिक उपकरणों के ऊपर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। यह उनकी एनर्जी दक्षता को दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग, ये उनकी एनर्जी दक्षता को, कि अगर मैं एसी चलाऊं 5 स्टार एसी तो वह 1 घंटे में जो है आधा यूनिट लेगा, उसी की जगह मैं 3 स्टार चलाऊंगा तो वो 1 घंटे में 3 यूनिट आ जाएगा। तो 3 यूनिट के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कोयला, ज्यादा कार्बन इमिशन करना पड़ रहा है। तो हम ज्यादा ऊर्जा दक्षता की तरफ कार्य करें। जल मिशन जल संसाधनों के सतत प्रबंधन पे बात करता है। ग्रीन है ना, ग्रीन इंडिया मिशन वन संरक्षण वनीकरण की बात करता है। सतत कृषि मिशन जलवायु अनुकूलन के लिए बेहतर कृषि तकनीकों की विकास की बात करता है। हिमालयन इकोसिस्टम जो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल संवेदनशील इकोसिस्टम है भारत में, इस पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण को भी हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन के मिशन के अंदर रखे हुए। फिर है सतत आवास मिशन, हमारा जो आवास है, रहते हैं जिस घरों में रहते हैं वो ऊर्जा कुशल हो, जलवायु अनुकूल हो, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संस्थान है ना, यह विज्ञान और नीति विकास पर शोध करता है। रिसर्च भी ऑर्गेनाइजेशन है कि जलवायु परिवर्तन पे हम आईपीसीसी पे डिपेंडेंट ना रहे, हम खुद की, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग, हमारी भी खुद की रिसर्च होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो ओवरऑल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल, IPM मैथड हो सकता है, अर्बन एग्रीकल्चर हो सकता है। ये कई सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर मुझे सतत कृषि की तरफ आगे बढ़ना है, जैसे कि उदाहरण के लिए कृषि भूमि का विस्तार, मशीनीकरण, उर्वरक, अन्य आगतों पर उपयोग को बढ़ाया जा सकता है ना। तो वनीकरण, पशुधन उत्पादन में कमी लाई जाए, कृषि वानिकी विकल्पों जिनके कम खाद्य लाभ हैं उन पे थोड़ा सा अनुकूलन के लिए, जैसे हम लोग फसल, पशुधन, मत्स्य की किस्मों का विविधीकरण करें, डाइवर्सिफाई करें, खेत में तथा खेत के बाहर खाद्यान्न भंडारों का प्रसंस्करण करें, तो बेहतर सिंचाई से, बेहतर यहाँ पे उपज वाले बीजों से और बेहतर जैविक ईंधन के उपभोग, खेत में ही जैव ईंधन के उत्पादन और उपभोग से हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती आज हमारे समक्ष देखने को मिल रही है ना, भारत ही नहीं
भारत के अंदर जितने राज्य भी हैं, स्टेट्स भी हैं, वह भी एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं। तो हमारे राज्यों का भी स्टेट का एक्शन प्लान है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAPCCs है। प्रत्येक राज्य जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों का ध्यान में रखते हुए नीतिगत, जैसे कि हिमालयन राज्य है, वो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए अलग से एडेप्टेशन मिटिगेशन काम करेगा। तटीय क्षेत्र है वो अलग से काम करेगा, है ना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो अलग से अपना कार्य करेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, MP ये सब वनीकरण और जल संरक्षण पर विशेष योजना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा देखने को मिलता है दोस्तों। तो रीजनल अप्रोच भी होगी। तो भारत जो है लगातार इन सभी चीजों के शमन, मिटिगेशन के लिए कार्य कर रहा है कि कैसे मैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको मैं रिवर्स कर पाऊं, इसको मैं मिटिगेट कर पाऊं। सबसे अच्छी चीज भारत में क्या नीतियां हैं इसको लेकर के, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, फास्टर अडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल, कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलाओ, तो फेम योजना हमने चला रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ई व्हीकल यूज़ करो, उसी को एडप्ट करो, उसी को मैन्युफैक्चर के लिए भारत ने ये स्कीम योजना बनाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अभी भी चल रहा है। कैंपा फंड, कहीं से भी अगर आप, है ना, वन की जमीन को खत्म कर रहे हो तो उतनी ही जमीन कहीं और आपको क्या करनी होगी, वहां पे वनारोपण करना होगा, वहां पे वृक्षारोपण करना होगा, ठीक है। सो इसके अलावा भारत सरकार ने फ्रांस के साथ में मिलकर के क्या किया है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पे गठबंधन की स्थापना की। नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। 2015 में भारत और फ्रांस ने, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी ना, उसी के साइडलाइन पे मीटिंग की और बोला कि सर जो कर्क और मकर रेखा के बीच के देश है, जो ये यहाँ पे सपोज ये रही आपकी कर्क रेखा और ये रही आपकी मकर रेखा, तो इसके बीच वाले जो भी देश है ना, यहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी खासी है, रेडिएशन अच्छी खासी है, तो सर इन देशों को बोला कि आप अगर सौर ऊर्जा पे निवेश करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया मिलकर के। आज की तारीख में हालत ये है कि पिछले 10 सालों में 121 देशों ने जो है इसमें जुड़ चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा सहयोग संगठन बन चुका है। ये स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा से SDG 7 से सीधा ही रिलेटेड है। अब साइकिलिंग है, एमिशंस हैं, इनके ऊपर रिसाइकलिंग वगैरह पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। निष्कर्ष में अगर मैं बात करूं, हमारी समस्या खाली क्षेत्रीय नहीं, पूरी वैश्विक है जलवायु की समस्या। तो इसका समाधान हमको वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे जो है ठोस नीतियां अपना करके किया जा सकता है। हम ऑलरेडी SDGs, पेरिस क्लाइमेट डील, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी योजनाएं जलवायु संकट को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिकली जो हम ऊर्जा संक्रमण कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल से हम आगे बढ़ रहे हैं, हरित ऊर्जा की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ऊर्जा दक्षता की तरफ कार्य कर रहे हैं, हम कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो की जो अपनी पहल है, इनको अपनाकर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। लक्ष्य यही है कि हरित भविष्य है वही सुरक्षित भविष्य है। अगर आप आज की नीतियों से या 100 साल पहले की नीतियों से भविष्य की संकल्पनाएं करेंगे तो वह इररेलेवेंट है, इसकी प्रासंगिकता नहीं है। विद दिस बीइंग सेड दोस्तों, वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, हर रोज सुबह 9 बजे होती है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जहाँ पे प्रॉपर आंसर राइटिंग माइंड मैप्स के साथ में कराई जाती है, ताकि आपके रिवीजन और नोट्स भी साथ साथ बनते चले। सुबह 9 बजे उससे जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा क्लास में। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्लास का अध्ययन अनुभव कैसा रहा। जय हिंद दोस्तों।